हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। गाइस, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, इन्वेस्टिगेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑफ द होल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आप कोई भी जुडिशरी एग्ज़ाम ले लो, एपीओ एग्ज़ाम ले लो, लॉ रिलेटेड एनी एग्ज़ाम यू टेक, उसमें हो ही नहीं सकता कि इस पार्ट से क्वेश्चन ना आए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो पाएंगे हम उसे सॉल्व करेंगे। सो एज यू कैन अंडरस्टैंड इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसकी रेंज है फ्रॉम 154 टू 176। तो एक वीडियो में तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई विल ट्राई कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम सारे ही कवर करें। इसलिए मैं ये वीडियो चैप्टर 12 का जो वीडियो है इसको मैं 2 पार्ट्स में लेके आऊँगी। आज पहले पार्ट में हम 154 से लेके 163 तक कवर करेंगे और उसके बाद 164 से 176 सेकेंड पार्ट में होएगा। ठीक है, तो चलिए, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही चुके होंगे, और अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं अपनी और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो आपको ज़रूर पता होगा कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं बताती हूँ, प्रीलिम्स और मेंस एंड इंटरव्यू, यस, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये डिस्कस करूँगी, अगर आपसे ये पूछता है, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी है यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं एफआईआर। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पे भी, चलो पीटी में पूछते हैं, एफआईआर कहाँ पे डिफाइंड है अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसका जो एकदम स्ट्रेट आंसर है दैट इज़ नोवेयर। सीआरपीसी में कहीं पे भी एफआईआर को डिफाइन नहीं किया गया है, बट यस, इसके बारे में बात करता है सेक्शन 154, जिसे अभी हम पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो पुलिस ऑफिसर बैठा है। ठीक है, इसके पास कोई भी पर्सन आके अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी कोई संज्ञेय अपराध हुआ है जिसमें मत न समझ लो मर्डर हुआ या फिर थेफ्ट हो गया, कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 2 साल से ऊपर की सज़ा हो, ये तो सबको पता नहीं रहता, बट हाँ, ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस देख के हम समझ सकते हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये बहुत ही ग्रेव क्वालिटी का ऑफेंस है। तो कोई भी पर्सन XYZ पुलिस ऑफिसर के पास जा सकता है, ओरली उन्हें बता सकता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस हुआ, और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि उसे वो राइट डाउन करेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एफआईआर की ये कॉपी है, देखो जिसमें लिख रहा है। ये जो भी पर्सन इन्फॉर्मेशन देने आया है उनकी साइन लेगा इसमें और अपनी भी साइन करेगा। ठीक है, ये उनको जितने भी डिटेल्स याद रहेंगी सब कुछ बताएगा कि मैंने ऐसे देखा, वो आदमी जा रहा था, फिर उसने मर्डर किया, ये किया, फिर भागा, वॉट जो भी रिलेटेड केस हो। ठीक है, यही सब कुछ दिया है 154 में। तो चलो, स्टोरी तो सुना दी मैंने, अब हम एक बार देखते हैं 154 में क्या है। एक चीज़ और, एफआईआर ओरली भी आके दी जा सकती है। अगर ओरली आप पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं तो वो राइट डाउन करेगा अपनी जो भी उसके पास पुलिस डायरी रहती है, कॉपी रहती है उनकी। और दूसरी चीज़ है, आप इसको लिखित में भी दे सकते हो, रिटर्न में देंगे तो भी पुलिस ऑफिसर उसे लेगा, और जहाँ पे भी उसको लिखना रहेगा वो अपनी एफआईआर कॉपी में, जो भी पुलिस डायरी बोलते हो आप, उसमें वो उसे नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज सेक्शन 154, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मैं फिर से बताती हूँ। पहली चीज़ तो, कॉग्निजेबल केसेस में ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो उसमें कंप्लेंट फाइल की जाएगी। ठीक है, तो 154 क्या बात करता है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस, जिसको हम एफआईआर भी कहते हैं। बट एफआईआर सीआरपीसी में क्या डिफाइंड है? नो, नहीं डिफाइंड है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलो, क्या बोलता है इसमें? पहली चीज़ तो कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहे हैं। कॉग्निजेबल केस कहाँ डिफाइंड है? 2C में डिफाइंड है। ठीक है, मैं आपको अभी बताई, एफआईआर हम कैसे कर सकते हैं, ओरली भी दे सकते हैं और राइटिंग में भी दे सकते हैं। जो पर्सन एफआईआर लिखवाने जा रहा है, मान लो मैं जा रही हूँ, तो मेरा सिग्नेचर लिया जाएगा, साइंड बाय द पर्सन गिविंग इन्फॉर्मेशन, और उसकी जो एंट्री है वो पुलिस डायरी में होएगी। ठीक है, बस यही है जो 154 का 1 बोलता है। इसमें प्रोवाइजोज हैं, 2 प्रोवाइजो है। पहला प्रोवाइजो क्या है, ये 2013 के अमेंडमेंट से आया था। ये क्या बोलता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उसको विमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, हो गया ये। जो सेकंड प्रोवाइजो है वो क्या बोलता है कि जो अग्रीव्ड वुमेन है ऑफ दैट सेक्सुअल ऑफेंस, या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो विमेन के अगेंस्ट हुआ है, और मान लो वो जो विमेन है दैट इज़ फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्डिंग बाय पुलिस ऑफिसर एट हर प्लेस, यानी भाई जो पुलिस ऑफिसर है वो उस महिला के घर जाके वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा। ठीक,
और उस समय ज़रूरी रहेगा कि कोई इंटरप्रेटर भी वहाँ पे हो, इफ़ इन केस, क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल है ना, तो इंटरप्रेटर का रहना ज़रूरी है जो उसकी बातों को ईजिली पुलिस ऑफिसर तक कन्वे कर सके। प्रोवाइजो बी क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग शैल बी वीडियोग्राफ्ड, ऐसी रिकॉर्डिंग जो भी होगी उसे वीडियोग्राफ करना रहेगा। स्टेटमेंट्स ऑफ सच पर्सन रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट 164(5) है। इसमें पुलिस ऑफिसर ये चीज़ करवाएगा कि जो भी ऐसे लोग हैं इनका जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट से रिकॉर्ड करवाएगा। ये 164 का 5A में ये चीज़ मैंशनड है। अभी जब हम 164 पढ़ेंगे तो उसमें अगेन मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी। 164 के 5A का जो बी है उसमें ये चीज़ बताया गया है कि ऐसा रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो है इसको हम कंसिडर करेंगे एज एग्जामिनेशन इन चीफ, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो इसलिए उसको एग्जामिनेशन इन चीफ की तरह कंसिडर किया जाएगा। 154 का 2 क्या बोलता है, कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इन्फॉर्मेंट को, जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और पुलिस वाले ने उसकी कॉपी बनाई अपने पास तो रखेगा ही, और फ्री ऑफ कॉस्ट उस इन्फॉर्मेंट को भी हैंड ओवर करेगा। ठीक है। 154(3) क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन सेंड टू SP बाय पोस्ट, वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या कॉस्ट टू भी इन्वेस्टिगेट करेगा। देखो यहाँ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो SP है उनके पास इन्फॉर्मेशन क्यों भेजी गई। मान लो कभी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस ऑफिसर जो है वो आपकी FIR को रजिस्टर ही नहीं कर रहा है, लिख ही नहीं रहा है ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो ऐसा तो है नहीं कि आप क्लूलेस हो जाओगे, ऑप्शन लेस हो जाओगे कि भाई अब क्या करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास दूसरी रेमेडी नहीं रहेगी। तो 154(3) एक रेमेडी की तरह प्ले करता है। इस सिचुएशन में आप डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो पुलिस हैं SP साहब, उनको पोस्ट के थ्रू अपनी जो भी प्रॉब्लम है जो भी बात है वो लिख के भेज सकते हैं। अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो खुद से इन्वेस्टिगेट करेंगे या फिर किसी अपने सबॉर्डिनेट से कह के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। और मान लो SP साहब के कुछ नहीं करते ना, तो 156(3) एक क्लॉज है, 156(3), ये बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है कोर्ट्स में, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हो, अपनी कंप्लेंट भेज सकते हो, और मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि यस ग्रेविटी है तो वो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट देगा। यही पुलिस ऑफिसर जो आपकी FIR नहीं लिख रहे थे इनको बोलेगा कि भाई साहब जाइए और इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, चलो अभी आगे 156(6) आएगा ही। एक चीज़ और, अगर मान लो ये क्वेश्चन आता है कि क्या FIR हम फ़ोन पे भी दे सकते हैं। हमने देखा ना कि ओरल दिया जा सकता है, रिटन दिया जा सकता है, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो क्या फ़ोन पे दिया जा सकता है FIR को। यस, ये किस केस में कहा गया था, सुनील वर्सेस स्टेट। ये देखो, सुनील वर्सेस स्टेट के केस में भाई साहब जो पुलिस भाई साहब हैं ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको फ़ोन पे FIR लिखवाई जा रही हो, है ना। तो ये किस केस में कहा गया था, सुनील वर्सेस स्टेट में। याद रखिएगा PT में आए तो गलत नहीं करना है। चलो अब आ जाता है 155। 154 कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड था, 155 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। और तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन कैसी दी जाएगी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो एक महिला बैठी है, ये क्या कहते हैं कंप्लेंट लेके आई है पुलिस के पास। ये देखो आप ये भी समझ सकते हो इससे कि पुलिस वाला उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे रहा है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट की कॉपी की बात कहाँ की गई थी, 154 के 2 में। अगर क्वेश्चन आता है याद रखेगा, 154 के 2 में फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे रहे हैं। ये देखो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और दूसरा ये पिक्चर यहाँ पे मैंने इसलिए अफिक्स की है आपको ये बताने के लिए कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में जनरली कंप्लेंट ही दी जाती है। ठीक है, कॉग्निजेबल में FIR। चलो तो 155 का 1 क्या बोलता है, इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस जो है उसका जो एंट्री है वो NCR डायरी में पुलिस ऑफिसर करेगा। अगर आप अपनी कंप्लेंट लेके जाते हो या वैसे ओरली ही बताने जाते हो कि ये समथिंग जिसमें 2 साल से कम की सज़ा है, लेस ग्रेव है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा हो गया है हमारे लोकेलिटी में या कहीं पे भी, तो पुलिस ऑफिसर उसकी एंट्री NCR डायरी में करेगा। और जो वो जो इन्फॉर्मेंट है, मान लो यही इन्फॉर्मेंट है, चलो ले लेते हैं यहाँ पे इनको एज एन एग्जाम्पल, तो इनको रेफ़र कर देगा मजिस्ट्रेट के पास। क्यों करेगा मजिस्ट्रेट के पास रेफ़र, क्योंकि हमें पता है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। इसमें मजिस्ट्रेट की प्राइमा फेसी ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही चीज़ इसमें दी है 155 के 2 में कि नो इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। इसीलिए तो इसको भेजा गया मजिस्ट्रेट के पास। आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, आपकी बात सुनेगा, उसके बाद हमें ऑर्डर करेगा, देन वी विल इन्वेस्टिगेट। ओके सॉरी, देखो 155(3) क्या बोलता है, ऑर्डर रिसीव्ड, इनको इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर रिसीव हो गया, तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जाएगा इन्वेस्टिगेशन करेगा। बट एक चीज़
और है, एक्सेप्शन है। क्या है? इन्वेस्टिगेशन करने के का ऑर्डर मिला है, अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं मिला, तो जब तक कोर्ट इनको वारंट इशू नहीं करती तब तक ये नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर मिला है इन्वेस्टिगेशन का तो डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ही करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है। और 155 का 4 क्या बोलता है? मान लो 2 या 2 से ज़्यादा ऑफेंसेज हैं, एक कोई आदमी है जिसने बहुत सारे ऑफेंसेस किए, लेकिन उसमें से एटलीस्ट एक ऑफेंस जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, संज्ञेय अपराध है। तो ऐसे केस में जो पूरा का पूरा केस है डीम्ड, यानी उसको माना जाएगा एज कॉग्निजेबल केस। ठीक है, ये हो गया। नाउ 156 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से स्पेशली 156(3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा 156(3) हो गया, 156(3) हो गया। तो 156(3) क्या हो गया? कुछ नहीं होता। इसमें मजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिसर है उसको बस ऑर्डर देता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है, चलो। तो मार्जिनल नोट क्या है 156 का? पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने की पुलिस की पावर, ये है पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो 156(1) क्या बोलता है? एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल केस को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के। लेकिन अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर यहाँ पे कंपलसरी बन जाता है। 156(2) क्या बोल रहा है? नो क्वेश्चन टू पुलिस ऑफिसर इन रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे पुलिस को बहुत वाइड पावर दे दी गई है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस समय उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा कि आप कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे वैसे इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी वो टोटली फ्री होता है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और 156(3) आगे यहाँ पे कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जिसका काम इन्वेस्टिगेशन करने का है और वो नहीं करता, अग्रीव्ड पार्टी अगर मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो मजिस्ट्रेट इनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप फला केस में जाके इन्वेस्टिगेशन करिए। ओके, नाउ 156(7) देखो इन्वेस्टिगेशन में क्या है ना, आपको मार्जिनल नोट तो याद रखना ही रखना है, कहीं से भूलने का चांस लेना ही नहीं है इसमें। और इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ याद रहना है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। चलो तो देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। इस पर याद रखना कि ये कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों जगह पे इक्वली अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है उसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है या कंप्लेंट मिलती है या फिर एफआईआर फाइल होती है जिसमें वो सस्पेक्ट करता है, यानी कि उसे अंदेशा होता है, संदेह होता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा? उसकी पहली ड्यूटी जो है फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। वो रिपोर्ट बनाएगा कि मतलब ऐसी ऐसी जानकारियाँ हमें मिली है और उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। ठीक है, उसके बाद वो प्रोसीड कर सकता है खुद से या फिर अपने सबॉर्डिनेट को भेज सकता है। क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, डिस्कवरी के लिए या फिर अरेस्ट करने के लिए। जो भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस है जाके उसका इन्वेस्टिगेशन करो। और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ डिस्कवर हो जाती है, जो कि आपके कहाँ दिया है, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें ये चीज़ ये रेलेवेंट होएगा, आप उसको देखो। और अगर पॉसिबल हो या ठीक लगता है एज द सर्कमस्टांसेस से, तो आप ऑफेंडर को अरेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ए क्या बोल रहा है? अगर मान लो जो ऑफेंस है वो बहुत सीरियस नेचर का नहीं है और जिस पर्सन ने ऑफेंस किया है उसका नाम ऑलरेडी गिवन है, मान लो बताया गया कि ये राम थे, इन्होंने ये पर्टिकुलर ऑफेंस किया, बट ये जो ऑफेंस था वो बहुत सीरियस नेचर का नहीं था, ऐसा पुलिस ऑफिसर को लगता है, तो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन। उसमें तब ज़रूरत नहीं है कि वो खुद जाए और इन्वेस्टिगेशन करे। वो क्या कर सकता है कि अपने सबऑर्डिनेट को भेज देगा कि आप जाओ और देख के आओ कि वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। प्रोवाइजो जो है उसका बी क्लॉज क्या बोलता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड, ये भाई साहब जब सबऑर्डिनेट गए यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने तो इनको कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिला इन्वेस्टिगेट करने का। जब इन्होंने वहाँ के सारे हालात देखे तो ही फाइंड कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। तो इसमें पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि वो केस को इन्वेस्टिगेट करे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नॉट इन्वेस्टिगेट द केस, कि ज़रूरी नहीं है कि फिर आप केस इन्वेस्टिगेट करो। ये इसलिए किया गया टू सेव द टाइम, या फिर फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो कि पुलिस अगर कोई दूसरी सीरियस बात है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दो। सेकेंड प्रोवाइजो 2009 में ऐड किया गया था। ये क्या बोलता है? अगर ऑफेंस रेप से रिलेटेड है तो जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है कहाँ पे होगा? ये एट द रेजिडेंस ऑफ विक्टिम
और प्लेस ऑफ हर चॉइस होनी चाहिए। जो विक्टिम है उसके घर पे होगा या फिर कोई प्लेस ऑफ हर चॉइस जहाँ वो बताती है कि यहाँ पे आप आओ, यहाँ होगा। और विमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्डिंग होगी। और ऐसी सिचुएशन में प्रेजेंस ऑफ हर पेरेंट्स या गार्जियन या कोई नियर रिलेटिव या सोशल वर्कर ऑफ द लोकेलिटी, इन लोगों में से कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे प्रेजेंट रहे। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। 157 का 2 देखो क्या बोलता है। पुलिस ऑफिसर स्टेट हिज रीजंस फॉर नॉट फुली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी यही था कि क्योंकि यहाँ पे उसको लगा कि भाई सीरियस नेचर का नहीं है, तो खुद नहीं जाके वो अपने सबॉर्डिनेट को भेज रहा है। दूसरा, यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहा है क्योंकि उसको सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिले, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ये सब जब काम पुलिस ऑफिसर करता है ना, तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से नहीं गए। कुछ लोग हो सकते हैं ना कि इसका फ़ायदा उठा लें, तो ऐसा नहीं है कि भाई आराम से हम बैठ गए। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि आपको, अगर आप ए और बी को कंप्लाई नहीं करते हो, तो आपको अपने रीजंस लिखित में देने होंगे कि हम क्यों इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहे हैं और क्यों यहाँ पे हमें ऐसा लगा कि कोई बहुत ग्रेव सिचुएशन नहीं है। और अगर आप सिर्फ क्लॉज बी नहीं फॉलो करते हो, यानी कि जिसमें इन्वेस्टिगेट करने जाना था और आप इन्वेस्टिगेट करने नहीं जा रहे हो, यानी प्रोवाइजो बी के तहत फॉलो कर रहे हो, तो जो इन्फॉर्मेंट है जिसने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है, आप उसको नोटिफाई करोगे, यानी आप उसको बताओगे दैट यू आर नॉट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस केस बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, यही चीज़ उसमें। अब आता है हमारा 158। 157 के अंदर जो रिपोर्ट बनाई जाएगी, कैसे वो सबमिट होगी। तो रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो रिपोर्ट सेंट अंडर सेक्शन 157 टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को जो रिपोर्ट भेजी गई ना अंडर सेक्शन 157, सबमिटेड थ्रू सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस। कौन भेज रहा है? जो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस है वो भेजेगा, यही बताया गया है। सुपीरियर ऑफिसर जो है वो क्या करेगा? गिव इंस्ट्रक्शंस टू ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, रिकॉर्ड करेगा इंस्ट्रक्शन और ट्रांसमिट करेगा रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। तो बस इतना समझ लो, जो रिपोर्ट भेजी जाती है मजिस्ट्रेट को, उसमें किसका रोल है? सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, इसका रोल रहता है। बस दैट्स इट। नाउ 159 में ये पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, यानी इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करने का या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड करने का पावर कब है पुलिस के पास एंड मजिस्ट्रेट के पास। क्योंकि इंक्वायरी शब्द है, तो इंक्वायरी कौन करता है? इंक्वायरी मजिस्ट्रेट ही करता है ना। और इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है। ये तो हमें पता ही होगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कंडीशन क्या है? मजिस्ट्रेट आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट, देखो 158 में रिपोर्ट मिल गई, तो अब उसका आगे का स्टेप ये कि जब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिली, तो अगर उसको ठीक लगता है तो इन्वेस्टिगेट करेगा या एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाएगा। इन्वेस्टिगेट करेगा नहीं, इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर पास करेगा, या फिर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिठाएगा बाई सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट अपॉइंट। मान लो मतलब खुद नहीं करना है तो आप सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर दो और उनसे कह दो कि इस मैटर में आप ज़रा थोड़ी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करिए, यानी प्राइमा फेसी देखिए, ऊपर ऊपर से देखिए कि क्या लगता है आपको। ठीक है, और ये दोनों चीज़ होने के बाद डिस्पोजल ऑफ द केस, इसका ऑर्डर दे सकता है, डिस्पोज कर सकता है केस को। नाउ 160, इसका सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल नोट और अंदर की सारी चीज़ें, एवरीथिंग। सो इट इज़ अबाउट अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब सारी चीज़ें तो हो गई, अब भाई केस अगर शुरू हो गया है तो पहला ही स्टेप है कि हम विटनेसेस को कॉल करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कैसे अटेंडेंस इनका लिया जाएगा। तो पहली तो चीज़ें, ऑर्डर आपको राइटिंग में लिख के देना है कि विटनेसेस आर कॉल्ड टू द कोर्ट। इसमें जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस को, उसको आप लिखित में दोगे। और ऐसे पर्सन को बुलाना है, द वन हु इज़ अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। एवं तो किसी को बुलाएंगे नहीं, किसी ऐसे ही पर्सन को बुलाएंगे हु इज़ अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है? अगर कोई मेल है जो 15 साल से कम है या 65 ईयर्स से ऊपर है, कोई महिला है या फिर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, तो उनको आप कोर्ट नहीं बुलाएंगे, बल्कि उनकी जगह जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे आप खुद से जाएंगे। कौन जा रहा है? पुलिस ऑफिसर जा रहा है। और अगर सिचुएशन ऐसी लगती है तो मजिस्ट्रेट भी वहाँ पे जा सकता है ना। सेकंड क्या बोलता है कि अगर जो भी जिसको आप अटेंडेंस के लिए बुला रहे हैं और वो इंसान जब कोर्ट आ रहा है, तो उसके जो भी रीज़नेबल एक्सपेंसेस थे, कोर्ट आने का खर्चा और बाकी सारी चीज़ें, वो जो दूसरी पार्टी है उसको बियर करना रहता है। ठीक है, यही चीज़ है। नाउ 161 क्या बोलता है? एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। अब जो विटनेसेस हैं उनका एग्जामिनेशन कौन कर रहा है? पुलिस ऑफिसर कर रहा है।
सो यहाँ पे पहले देखो कौन ऑथराइज है एग्जामिनेशन करने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस का वही ऑथराइज है। एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो ओरल एग्जामिनेशन हो सकता है उस ऑफ द पर्सन का, और ये पर्सन कैसा होना चाहिए, अगेन द वन हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। 161 का 2 बोलता है कि जो विटनेस है क्या वो बाउंड है ट्रूली आंसर करने के लिए जितने भी क्वेश्चंस उसके सामने रखे जाएं, तो यस, उसके सामने पुलिस चाहे तो कोई भी सवाल पूछ सकती है और वो बाउंड रहता है कि उसका सही जवाब दे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है, अगर कोई सवाल उससे ऐसा पूछा गया जिसका जवाब देने पे उसे ऐसा फील होता है कि वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है, यानी कि मान लो मुझसे पूछा गया कि आपने मर्डर किया है और मान लो मैंने किया ही है, तो अगर मैं ये बोल दूंगी कि यस मैंने किया है, तो जाहिर सी बात है मुझे पकड़ लेगी पुलिस और मेरे अगेंस्ट केस चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं इस जगह बाउंड नहीं हूँ जवाब देने के लिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल साइलेंस रख सकती हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है कि कोई भी ऐसा जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है जो खुद उसको दोषी करार कर दे और उसके अगेंस्ट केस चलने लग जाए। यह एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है। ओके, नाउ 161(3) ये क्या बोलते हैं, एनी स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस। चलो मैं खुद को ही लेती हूँ कि मान लो मैं कोर्ट गई हूँ और मैं विटनेस हूँ और मैंने कोई स्टेटमेंट बनाया है, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको लिखित में नोट डाउन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओरल एग्जामिनेशन हो रहा था, और उसका सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड, उसका अलग से रिकॉर्ड भी रखेगा। इसमें देखो 2 प्रोवाइजोज दिए गए हैं, एक 2009 का है और दूसरा प्रोवाइजो 2013 का है। 2009 वाला प्रोवाइजो बोलता है कि ऐसा जो भी स्टेटमेंट है उसका ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू रिकॉर्डिंग की जा सकती है। और सेकंड प्रोवाइजो जो 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से हुआ था, वो ये बताता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस में रिकॉर्डिंग हो रही है तो फिर वही बात है कि पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड करेगा वो विमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। 161 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। 1 वॉज नंदिनी सतपथी सेल्वी वर्सेस कर्नाटका, एक बलदेव सिंह का था, और एक कमलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये केसेस भी आप देख लेना और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। नाउ 162 स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइन। जो भी विटनेस है या मान लो कोई भी पर्सन है, मान लो विटनेस आया या अक्यूज्ड आया या मान लो विक्टिम आया, वो पुलिस ऑफिसर को कोई स्टेटमेंट देता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस पर साइन करे, वो बार्ड है वहाँ पे साइन करने से, बिल्कुल होता नहीं तो पुलिस ऑफिसर भाई फोर्सफुली साइन करा लिया उससे तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है 162 के 1 में। नो पर्सन शैल साइन द स्टेटमेंट मेड टू अ पुलिस ऑफिसर को बनाए गए स्टेटमेंट पे साइन करने का बिल्कुल भी राइट क्या बोलना सही रहेगा, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उसको कि वो साइन करे। ठीक है, इसका प्रोवाइजो देखो क्या बोलता है। विटनेस कॉल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन जिसका स्टेटमेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू राइटिंग। अब जो विटनेस था जिसका स्टेटमेंट राइटिंग में रिड्यूस किया गया, अब वो प्रोसिक्यूशन के लिए आ रहा है। ठीक है, यानी जब केस प्रॉपरली रन कर रहा है तो उसको बुलाया जाता है कोर्ट में। इस समय कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस समय क्या होता है, स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट, स्टेटमेंट मान लो ये पूरी एक स्टेटमेंट थी जो उसने दे रखी थी, अब इसका मान लो ये एक पर्टिकुलर पार्ट है, अगर ये प्रूव हो जाता है इफ़ ड्यूली, एक सेकेंड, मान लो ये कोई स्टेटमेंट था और इसका जो इतना पार्ट था, ठीक है, ये ऐसा लगता है कि इतना तो नहीं सही है लेकिन इसको हम प्रूव कर ले गए, ये हमारा सही बैठ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इट कैन बी यूज्ड बाय द एक्यूज्ड। इसको जो यानी जो डिफेंस का पार्ट है वो भी यूज़ कर सकता है, और कोर्ट की परमिशन के साथ जो प्रोसिक्यूशन का पार्ट है, प्रोसिक्यूशन लॉयर है, वो भी यूज़ कर सकता है। किस लिए यूज़ कर सकता है, उस विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, है ना। ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बताती हूँ, कोई भी विटनेस है वो कोर्ट आता है, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है। पहली चीज़ तो ये है कि स्टेटमेंट के नीचे साइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है उस पर्टिकुलर विटनेस को, ठीक है। दोबारा क्या है कि उस विटनेस को कोर्ट बुलाया गया, कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो पूरा स्टेटमेंट आपने दिया, ठीक है, इसमें बाकी चीज़ें तो ठीक नहीं लग रही हैं, लेकिन स्टेटमेंट का जो ये पार्ट है इसे प्रूव कर लिया गया, इसके अगेंस्ट एविडेंसेस अवेलेबल थे और इसे हमने प्रूव कर लिया। ऐसी सिचुएशन में ये जो प्रूव्ड पार्ट है इसका यूज़ जो डिफेंस लॉयर है वो भी कर सकता है और जो प्रोसिक्यूशन लॉयर है वो भी कर सकता है। किस लिए, टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। ये जो विटनेस भाई साहब है, मैं ही गई थी विटनेस बन के ना, तो मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दे बोथ ऑफ देम कैन यूज़ दिस प्रूव्ड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बस इसमें ये लिखा है कि जो ये पार्ट यूज़ किया गया, और जब एनी पार्ट इज सो यूज्ड, जो ये पार्ट था इसको जब यूज़ कर लिया गया,
तो जब हम री एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन चीफ होता है, क्रॉस होता है, री एग्जामिनेशन होता है, तो जब ये री एग्जामिनेशन होगा मेरा, क्योंकि मैं विटनेस बन के गई थी, तो उसमें भी उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, ये रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा ओनली टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी मैटर रिफर्ड टू इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में मान लो मैंने ऐसी कोई बात बोली जो अगेन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है या पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो सिर्फ इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, इतना ही पर्पज़ लेके मुझसे री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किया जा सकता है। दैट्स इट। अपने मन से, यानी कि इसका मतलब यही है, अपने मन से कोई नया क्वेश्चन नहीं पुटअप कर सकते। इस क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई एक पॉइंट था जिसे उन्हें फर्दर क्लियर करना था, कॉन्ट्राडिक्ट करना था, कोरॉबरेट करना था, कुछ भी उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन मुझसे ये री एग्जामिनेशन में कर सकते हैं बस। सो दिस वॉज ऑल। ठीक है, अब देखते हैं 162 का 2, ये क्या बोलता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का 32(1) और सेक्शन 27 डाइंग डिक्लेरेशन का जो पार्ट है और डिस्कवरी वाला जो पार्ट है उसमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 162 बिल्कुल भी असर उस पर नहीं डाल रहा है, वो अपनी तरह से काम करेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, इफ़ एनी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस आर सिग्निफिकेंट एंड रेलिवेंट। मान लो केस का कोई एक पार्ट था, यानी कुछ फैक्ट्स थे, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जो बहुत सिग्निफिकेंट थे, रेलिवेंट थे, उस केस से रिलेटेड, उनका बताना जानना बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो पर्सन, जो विटनेस आया था, यानी मैं जो गई थी कोर्ट में, मैं ऐसी बातें कोर्ट से छिपा ले जाती हूँ। आई ओमिट टू स्टेट दैट अंडर सेक्शन 162, मैं बताती नहीं, उसको छिपा ले जाती हूँ। देन इट में अमाउंट टू कॉन्ट्राडिक्शन, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं कि भाई ये ज़रूरी बात थी तो इन्होंने क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो 162 में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन का जो पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रैक्टिकल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो वो बहुत वाइडली 162 यूज़ होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं 163, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, यानी जो भी विटनेस आ रहा है कोर्ट में, या एक्यूज्ड आ रहा है, या फिर विक्टिम आ रहा है, उसको पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट, कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी में है, वो थ्रेट नहीं कर सकता, ना थ्रेट कर सकता है, ना इंड्यूस कर सकता है, ना उसको प्रॉमिस कर सकता है कि लालच दे दिया कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो या मुकर जाओ, हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ भी करना अलाउड नहीं है। ठीक है, पे मेंशन्ड है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर या पर्सन इन अथॉरिटी वो इंड्यूस, थ्रेट या प्रॉमिस नहीं करेंगे किसी भी ऐसे पर्सन को जो स्टेटमेंट बनाने आया है। ठीक है, जो विटनेस है, एक्यूज्ड है या फिर विक्टिम है, वही अगेन सेम चीज़ है कि दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो फ्री विल पे बनाना परमिटेड है। इस तरह से नहीं है कि हम आपको परेशान कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप स्टेटमेंट बना लो, ये तो बिल्कुल उसकी मर्जी के खिलाफ हो जाएगा। तो दिस थिंग इज़ नॉट अलाउड कहाँ पे दिया है, 163 में। इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है कि नो इफेक्ट ऑन 164(4), 164 का क्लॉज 4 जो है वो बिल्कुल इससे अनछुआ रहेगा। इसका क्या मतलब है, 164 का जो 4 है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहिएगा तो वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसमें ये है, यू आर नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन, यानी मिस्टर ए जो है, इनको ये बताया जाता है कि देखिए आप कन्फेशन बनाने के लिए बिल्कुल भी बाउंड नहीं है कि आप कन्फेशन करिए कोर्ट में आके, बट अगर मान लो आप कन्फेस करते हो देन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो ये भी आप जानते रहो। आपको पता ही होगा कि मजिस्ट्रेट खुद, जो पर्सन एज अ विटनेस आया होता है या अपनी गवाही देना चाहता है, कोई भी हो, चाहे वो अक्यूज्ड हो या विक्टिम हो, अगर वो कन्फेशन करना चाहता है तो मजिस्ट्रेट खुद उसको ये चीज़ पहले बताते हैं कि आप बिल्कुल भी बाउंड नहीं हो, आप फ्री हो, कन्फेस ना करो, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू। तो ठीक है गाइज, आज सिर्फ 163 तक रहा। आई होप आपने एंजॉय किया हो। देखिए इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट है ये लेंदी ज़रूर है, लेकिन येस इसमें काफ़ी मज़ा भी आती है। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक बार बताइए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ, पहले हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद इस पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। या तो एक काम कर सकते हैं, पहले चलिए कल 163 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद अगेन आगे 164 से लेके 176 तक डिटेल में पढ़ के फिर उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस लगा लेंगे। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज़, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम ज़रूर से निकलेगा, कंसेप्ट क्लियर होना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।